प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास डॉक्टर जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास डॉक्टर जयशंकर मिश्र की जो पुस्तक है उसी से हम लोग जाति व्यवस्था और उसका विकास यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जाति व्यवस्था और विकास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 143 पेज नंबर 143 से लेकर 167 पेज नंबर तक रिकॉर्डिंग किया था, जहाँ जाति समुदाय के लिए जाति व्यवस्था के कार्य तक हम लोग किए थे। उसमें रिकॉर्डिंग पुष्टि तक हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेज नंबर 167 पर जो तीसरा पॉइंट है, समाज तथा राज्य के लिए जाति के कार्य। समाज तथा राज्य के लिए जाति का कार्य। जाति व्यवस्था ने राज्य और संपूर्ण समाज के विकास में अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया है तथा अपने संरक्षण से समाज और राज्य को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतीय जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को सहिष्णुता और आंतरिक एकता प्रदान की है, जिसके कारण बाह्य आक्रमणों और विभिन्न विदेशी जातियों के बर्बर व्यवहार के बावजूद हिंदू समाज आज भी उसी प्रकार बना रहा। अनेक धार्मिक उथल पुथल होने के बाद भी जो धार्मिक स्त्री सहस्त्रों वर्ष पहले थी वही आज भी समाज में दर्शित होती है। यह जाति व्यवस्था के ही कारण संभव हो सका। विभिन्न विदेशी साम्राज्यों की स्थापना के होते हुए भी हिंदू समाज का राजनीतिक जीवन सांस्कृतिक आदर्शों से कभी विलग नहीं हुआ, बल्कि जाति व्यवस्था के कारण हिंदू समाज में और अधिक आत्मशक्ति का स्फुरण हुआ। अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर भावी जन्म की चर्चा करके समाज के लोगों को अपना दायित्व निभाने के लिए जाति व्यवस्था ने प्रेरित किया। इसी दर्शन के आधार पर उसने श्रम विभाजन का निरूपण किया तथा लोगों को उसके अनुरूप चलने का निर्देश दिया। इसी प्रकार जाति व्यवस्था ने श्रम विभाजन, अंतर विवाह, जन्म पर आधारित स्तरीकरण, संयुक्त परिवार आदि के अंतर्गत भावनात्मक प्रतिमानों को निर्धारित किया। जाति व्यवस्था के कार्यों का उल्लंघन करते हुए ब्लड हंटन और बगल जैसे लेखकों ने इसकी प्रशंसा की है, किंतु वर्तमान स्थितियों का परीक्षण करते हुए पडिक्कड़ और वाडिया जैसे लेखकों ने इसको जातियों, उपजातियों की कट्टरता, शोषण, अस्पृश्यता, स्त्रियों की दुर्वस्था, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता का अभाव आदि की चर्चा करते हुए इस व्यवस्था की आलोचना की है। पडिक्कड़ ने यह माना है कि वर्णों के उपजातियों में विभाजित हो जाने के कारण हिंदू समाज छिन्न भिन्न हुआ और उसका विनाशकारी रूप सामने आया। अब देखेंगे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जातियों का विकास। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जातियों का विकास। कृषि, पशुपालन और व्यापार आर्यों के प्रधान कर्म थे, किंतु उनके विस्तार के साथ साथ अनेकानेक उद्योग धंधों का विकास हुआ। अनेकानेक उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। इन उद्योग धंधों में लगे लोग रहने के कारण विभिन्न वर्गों का भी उदय हुआ। इस प्रकार विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों का विभिन्न वर्ग प्रकाशन में आया। जब लोगों ने अपने घुमंतू जीवन को छोड़कर विभिन्न व्यवसायों और पेशों में अपने को लगाया, तब अलग अलग व्यवसायिक संघों का निर्माण हुआ। इसमें कुछ ऐसे पेशे वाले थे जो उच्च थे और कुछ निम्न। उच्च व्यवसाय करने वाले वैश्य के अंतर्गत हो गए तथा निम्न व्यवसाय करने वाले निम्न श्रेणी के अंतर्गत। परिणाम यह हुआ कि निम्न पेशा अपनाने वाले वर्ग अस्पृश्य माना जाने लगा। ऋग्वैदिक युग में ही प्रधान श्रेणियों के अतिरिक्त अनेक व्यवसाय परक जातियां उत्पन्न हो चुकी थी। उसमें चर्मकार, कपीर, लोहार, तष्टा, बढ़ई, वक्ता, मपित, भिषक, वैद्य आदि प्रमुख जातियां हैं। वाय शब्द का उल्लेख जुलाहे के अर्थ में किया जाता है। वाय शब्द का उल्लेख जुलाहे के अर्थ में किया गया है। चमड़े के विभिन्न काम करने वाले चर्मज्ञ अथवा चर्मकार कहा जाता है। इन्हें निश्चित ही ये पृथक पृथक
व्यवसायिक समूह विभिन्न सामाजिक वर्ग के रूप में विकसित हुए, जिन्हें आदिकालीन सामाजिक जाति व्यवस्था में शूद्र के अंतर्गत गृहीत किया गया। अतः ऋग्वैदिक समाज में ही विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक और शिल्पी प्रकाश में आ चुके थे, जो कालांतर में पृथक पृथक इकाई के रूप में आर्थिक जीवन को संबद्ध कर रहे थे। उत्तर वैदिक युग आते आते अनेक प्रकार के व्यवसायों और शिल्पों का विकास प्रारंभ हो गया था। नए नए उद्योग धंधों के कारण विभिन्न व्यवसायगत और शिल्पगत वर्गों का गठन भी होने लगा था। रथकार, सूत, करमार, तच्छ, क्षात्रिय, कुलाल, इशुकृत, भवकृत, मृगयु, रज्जुसर्ग, वय, मणिकार, सुराकार, बिदलकार, कंटककार, निषाद, स्वनी मतलब स्वान रक्षक आदि अनेक व्यवसाय प्रधान वर्गों का उल्लेख ऋग्वैदिक मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथों में हुआ है। पाप कर्मी के रूप में निषाद का विवरण मिलता है। इस युग में सूत्रों को उच्च पद प्राप्त था, जिसने कालांतर में अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो दी। विविध व्यवसायों और शिल्पों का विकास इस युग के सामाजिक उत्कर्ष का परिचायक था। लोहार, रथकार और बढ़ई जैसे शिल्पी तत्कालीन जीवन को अपने विशेष कार्यों से समृद्ध करने में लगे थे। बढ़ई विभिन्न प्रकार के लकड़ी के कार्य करता था, रथकार रथों का निर्माण करता था और लोहार लोहे की अनेक वस्तुएं निर्मित करता था। इन तीनों वर्गों में रथकार की उच्च स्थिति थी। उसे अग्निहोत्र का भी अधिकार प्राप्त था। कर्माकार अर्थात लोहार के शिल्प का समाज में आदर था, इसलिए उसे मनीषी शिल्पकार भी कहा गया। स्वर्ण के आभूषणों को नवीन कल्पना और कला के से संयोजित करने के कारण स्वर्णकार मतलब हिरण्यकार के नाम से ख्यात है। हिरण्य में सोना होता है। इस युग में बुनकर का कार्य करने वाले को वाय कहा गया, जो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते थे। सूती वस्त्रों के अतिरिक्त ऊनी अर्थात उल्ला वस्त्र भी समाज में प्रचलित थे, जिससे यह पता लगता है कि उस युग में ऐसे तंतुवाय थे जो सूती, ऊनी और रेशमी सभी प्रकार के वस्त्र बनाते थे। रेशमी वस्त्र का उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुल्हार अर्थात कुंभकार, कुल्हार को ही कुंभकार कहा जाता है या कुहार, ठीक, समाज में अपना विशेष स्थान रखते थे। घड़े, तस्तरियां, प्याले आदि बनाकर वे समाज की सेवा में रत रहते थे। कालांतर में विभिन्न व्यवसाय और शिल्प में लगे रहने वाले उपयुक्त वर्ण पृथक पृथक जातियों के रूप में विकसित हुए, जो शूद्र वर्ण के अंतर्गत गृहीत किए गए। इस प्रकार पेशे अथवा व्यवसाय क्रमतः पैतृक होते गए, जिससे समाज में अनेक जातियां बन गई। तंतुवाय, कुम्हार अर्थात कुंभकार, तच्चक अर्थात बढ़ई जैसे शिल्प प्रधान जातियां बौद्ध युग में भी थी अर्थात बुद्ध के काल में भी थी, ठीक, बुद्ध के समय थी। इस युग तक ऐसी व्यवसाय परक शिल्प परक जातियां अपने अलग अलग ग्राम में निवास करने लगी। उदाहरण के लिए कम्मार ग्राम, बड्डक्रिया मतलब बड्डकी ग्राम अर्थात बढ़ई की ग्राम, कम्मार ग्राम तो कुंभकार ग्राम तो लिया जा सकता है। यद्यपि कौटिल्य ने पेशे के आधार पर जातियों की संख्या सात बताइए। पहला दार्शनिक, दूसरा व्यापारी, तीसरा योद्धा, चौथा शिकारी, पांचवा पर्यवेक्षक, छठा परामर्शदाता। सॉरी रख लीजिए, सातवां होगा। दार्शनिक पहला, व्यापारी दूसरा, तीसरा योद्धा, चौथा शिकारी, पांचवा पर्यवेक्षक, सातवां मतलब छठा परामर्शदाता। एक नहीं बताया, इसमें नहीं लिखा है। प्रारंभिक समाज में ऐसी भी जातियां विकसित होने लगी थी जो भ्रमण और यावर का जीवन व्यतीत करते थे, जिनका प्रधान पेशा था लोगों का मनोरंजन करना। नट अर्थात नृत्य गान करने वाला, लंग नट तरह तरह के करिश्मे दिखाने वाला, मयाकार सफेरे मतलब अयुगुड़िक, गंधर्व मतलब गाने बजाने वाले, भेरी वादक आदि अनेक अव्यवस्थित और असंगठित जातियां घूमा करती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने अनेक कर्तव्य दिखाकर जीवन यापन करती थी। इसी को बोलते हैं अयावर प्रवृत्ति, ठीक। अरे यावर रहेगा याद, घुमंतु जीवन, ठीक। आगे की
सम्मिश्रित जाति या वर्ण संकर जाति अथवा निम्न व्यवसाय प्रधान जाति। सम्मिश्रित जाति या वर्ण संकर जाति अथवा निम्न व्यवसाय प्रधान जाति। ठीक। उपनिषदों और महाभारत से विदित होता है कि चातुर्वर्णों के अतिरिक्त समाज में अनेकानेक जातियां थी जिसकी उत्पत्ति अनुलोम और प्रतिलोम जैसे अंतरजातीय विवाह से हुआ था। ऐसी विभिन्न जातियां तत्कालीन समाज में सवर्णता या अवर्णता का बिना ध्यान रखे ही कुछ लोगों द्वारा विवाह संबंध स्थापित करके उत्पन्न हुई थी। विवाह संबंध स्थापित करके उत्पन्न हुई थी। फलतः प्रजाति भेदों और सामाजिक अंतरता के कारण समाज में इनकी संख्या बढ़ती गई और इनका एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया। जैसा ऊपर उल्लेखित किया गया है, ये जातियां सवर्णता का बिना विचार किए ही उत्पन्न हो गई थी जो पृथक पृथक जाति के रूप में आगे बढ़ी। ऐसे बहिर्विवाह से समाज में संकरता इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति की सही जाति का पता पाना असंभव सा हो गया। धर्म सूत्रों में भी ऐसी विभिन्न जातियों का उल्लेख जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुई थी। अनेक स्मृतिकारों के अनुसार भी विविध जातियों की उत्पत्ति अंतर्वर्णीय या असवर्णीय विवाह से हुई थी। मनु के अनुसार ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान वर्ण संकर कही गई। सूत्रकारों ने संकरत्व का उल्लेख किया है। बौद्धयायन के अनुसार वर्ण संकर से उत्पन्न संतान को ब्रात्य कही जाती थी। बौद्धयान के अनुसार वर्ण संकर से उत्पन्न संतान ब्रात्य कही जाती थी। बृहस्पति ने भी अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाहों को वर्ण संकरता का कारण बना है। पूर्व मध्य युग तक आकर वर्ण संकर जातियों की संख्या लगभग 64 हो गई। बृहद्रह्म पुराण से उल्लेखित है कि वर्ण संकर जातियों की 3 श्रेणियां थी। पहला था उत्तम संकर जिनकी संख्या लगभग 20 थी, मतलब 20 ही थी। ठीक। उत्तम संकर जिनकी संख्या 20 थी। मध्यम संकर जिनकी संख्या 12 थी और अधम संकर या अंत्यज संकर जिनकी संख्या 9 थी। ठीक। वर्ण संकर जातियों का भी आपस में मिश्रण होने से अनेक संतानें उत्पन्न हुई जो विभिन्न निम्न जातियों के अंतर्गत गृहीत की गई। इस प्रकार भारतीय समाज में जाति और उपजाति का विशाल समुदाय हो गया। वस्तुतः अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से अनेकानेक जातियों का विकास प्रारंभ हो गया। मिश्रण से बनी हुई ये जाति आपस में ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त थी, जबकि ये वर्ण संकर जाति स्वयं अस्पृश्य और निम्न श्रेणी की थी। अंबष्ट जाति जो है, देखिए बौद्धयान के अनुसार ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान अंबष्ट कही गई। अंबष्ट संभवतः प्रादेशिक नाम का द्योतक है जो संभवतः अनार्यों के लिए प्रयुक्त किया गया। विष्णु पुराण में नदी तट के निवासी जातियों के संदर्भ में अंबष्ट का वर्णन हुआ है। स्मृतियों के अनुसार भी अंबष्ट की उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री के संयोग से समागम से हुई है। ठीक। तथा उनके प्रधान कर्म चिकित्सा करना था। जो अंबष्ट जाति थे वो चिकित्सा के कार्य करते थे। आज अगर जीवित है तो कोरोना से लड़ रहे हैं, बचा रहे हैं लोगों को। हेमचंद्र ने भी अंबष्ट की उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से माना है। अंबष्ट। ठीक। आयोगव गौतम ने लिखा है कि शूद्र पुरुष वैश्य स्त्री के संबंध से उत्पन्न संतान आयोगव के नाम से जानी गई। गौतम ने लिखा है कि शूद्र पुरुष हो और वैश्य स्त्री हो, उन दोनों का जब समागम होता है, संतान उससे उत्पत्ति होती है, उसे आयोगव कहते हैं। ठीक। किंतु बौद्धयान ने इस मत को नहीं माना है। इसके अनुसार इस जाति की उत्पत्ति वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से हुई है। ठीक। बौद्धयान यही पर कंसेप्ट चेंज कर देता है गौतम का। वो मानता है कि वैश्य पुरुष है और क्षत्रिय स्त्री है, जबकि गौतम कहते हैं कि नहीं, शूद्र पुरुष वैश्य स्त्री। ठीक। महाभारत में भी उल्लेखित है कि आयोगव का उदय शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से हुआ था। शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से, अर्थात गौतम और महाभारत एक ही बात को मान रहे हैं। मनु ने भी इसका उद्भव इसी प्रकार माना है तथा इसका कार्य जो था बढ़ईगिरी निर्दिष्ट किया। बढ़ई का काम करने वाली जाति समाज में वैदिक युग से ही रही है, जो लकड़ी की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाती थी, खटिया वटिया वगैरह, कुर्सी वगैरह, ये सब। ठीक।
विभिन्न प्रकार की तरह तरह की लकड़ी की कार्य करते थे, जिन्हें बौद्ध युग में तच्चक कहा जाता था। हेमेंद्र के अनुसार शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से आयोग की उत्पत्ति हुई। हेमेंद्र भी मानते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उग्र जो जाति है उसको देख लीजिए। गौतम ने इस जाति को वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न माना है, वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से, किंतु बौद्धायन इसके विपरीत विचार व्यक्त करता है या किया है। उनके अनुसार इस जाति का जन्म क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री से। स्मृतियों के अनुसार उग्र जाति की उत्पत्ति क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री से हुई थी। इस जाति का प्रमुख कार्य था भूमि के बीच में से जानवरों को निकालकर जीवन यापन करना, जिसे हम आज लोग कहते हैं नट भट्ट, ये सब। निषाद बौद्धायन के अनुसार ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से निषाद की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण पुरुष तथा शूद्र स्त्री, ठीक, अभी तक जितना हम लोग पढ़ रहे हैं शूद्र स्त्री की बात हो रहा है, ठीक। ब्राह्मण पुरुष शूद्र स्त्री से निषाद की उत्पत्ति हुई, किंतु गौतम ने अपना अलग विचार व्यक्त किया है। उनके मतानुसार इसका जो उद्भव है ब्राह्मण पुरुष है, वैश्य स्त्री है। इस जाति का महाभारत में उल्लेख है, जिसके अनुसार इसका जन्म ब्राह्मण पुरुष और क्षुद्र स्त्री से हुआ। रामायण में तो निषाद जाति का विस्तृत विवरण भगवान रामचंद्र ने निषाद राज गुह से अपनी नौका से नदी को पार उतरवाया था, अपनी नौका को उस पार पहुंचवाया था। मनु ने भी निषाद का उल्लेख किया है। निषाद जाति का अत्यंत निम्न जाति थी, जो नाविक का कार्य करती थी, और बौद्ध ग्रंथों में ऐसे नाविकों या निषाद का उल्लेख हुआ है। विष्णु पुराण में इसे विंध्य शैल्य का निवासी और पाप कर्मा कहा गया है। विष्णु पुराण में निषादों को विंध्य शैल्य अथवा पाप कर्मा कहा गया है विष्णु पुराण में। इसकी उत्पत्ति राजा वेन का जन्म स्थल से मानी गई है। इसका मुख्य कार्य मछली मारना था। जंगलों आदि में आखेट करना भी इसका स्वाभाविक कर्म था जीवन यापन के लिए। मागध जाति, इस जाति के विषय में गौतम का विचार है कि इसकी उत्पत्ति प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत वैश्य पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री से हुई थी, और आचार्य इसे वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न मानते हैं। बौद्धायन के अनुसार इस जाति का जन्म शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री से हुआ था। महाभारत में भी इसका उल्लेख वैश्य पुरुष तथा क्षत्रिय जाति से के संयोग से उत्पन्न संतान के रूप में किया गया है। स्मृतियों में भी इस जाति का संदर्भ मिलता है। मनु और याज्ञवल्क्य के मतानुसार इस जाति का जन्म वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से हुआ था। इसका प्रधान कर्म वणिक पथ्य अर्थात स्थल मार्ग से व्यापार करना। ऐसा लगता है कि यह जाति पूर्व काल में संभवतः वैश्य की श्रेणी में थी, जो कालांतर में निम्न स्तर पर आ गई। यह भी असंभव नहीं है कि इस जाति का संबंध मगध प्रदेश से रहा हो, जिसके कारण यह मागध कहलाई। विष्णु पुराण में नदी तट की जातियों के रूप में मागध का उल्लेख है, जिसे शाकद्वीपी क्षत्रिय भी माना गया है। अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। 12वीं सदी के जैन लेखक हेमेंद्र ने भी मागध जाति का उल्लेख वैश्य पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री के संयोग से उत्पन्न जाति के रूप में किया है। रथकार वैदिक युग में रथकार एक व्यवसायिक वर्ग था, जिसे राज सम्मान प्राप्त था और जिसका समाज में श्रेष्ठ स्थान था। उत्तर वैदिक काल में उसे अग्निहोत्र करने का भी अधिकार प्राप्त था। इस जाति का प्रधान कर्म रथ निर्माण करना था। युद्ध, अखेट, भ्रमण आदि के अवसरों पर रथ की निश्चय ही अपेक्षा होती थी। बौद्ध ग्रंथों में भी रथकारों का उल्लेख हुआ है, किंतु इस युग में उसकी जो अवस्था हीन हो गई थी। बौद्धयान के अनुसार वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री से रथकार की उत्पत्ति हुई। वैश्य पुरुष शूद्र स्त्री से, जो उनके हीन कुल का ज्ञान कराता है। हेमेंद्र ने 12वीं सदी के जो रचनाकार हैं, रथकार की उत्पत्ति माहिष पुरुष अर्थात क्षत्रिय पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न और कर भी स्त्री वैश्य पुरुष क्षुद्र स्त्री से माना है, जो पूर्ववर्ती विचारों से सर्वथा भिन्न है।
वैदेहक वैदेहक गौतम ने लिखा है कि इस जाति का उद्भव शूद्र पुरुष और क्षत्रिय जाति की स्त्री जो थी उसके संयोग से हुआ था, मगर बौद्धयान जैसे अन्य व्याख्याकारों के अनुसार इस जाति का जन्म वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से हुआ था। महाभारत में बौद्धयान के अनुसार ही मत व्यक्त किया गया है। स्मृतियों में भी इस जाति का जन्म वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से ही माना गया है। उनके अनुसार वैदेहक का प्रधान कर्म था स्त्री कार्य अर्थात अंतःपुर की स्त्रियों की सेवा और रक्षा करना। हेमेंद्र के विवरण से पता चलता है कि वैदेहक का जन्म वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से हुआ था। सूत्रकारों की दृष्टि में इस जाति की उत्पत्ति क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से हुई थी। स्मृतिकारों के अनुसार इसका जन्म क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण कन्या के संयोग से हुआ था। मनु ने इसका प्रधान कर्म अश्वासारथ्य अर्थात अश्व सारथी का कार्य, कोचवानी अर्थात अश्वरथ हाकना निर्दिष्ट किया है। हेमचंद्र के अनुसार सूत जाति की उत्पत्ति क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से हुई है। सूत क्षत्रिय पुरुष है, ब्राह्मण स्त्री है, तो सूत की उत्पत्ति होगी। ठीक। वेद वेद धर्म शास्त्र के अनुसार अर्थात धर्मसूत्र के अनुसार वैदेहक पुरुष और अम्बष्ट स्त्री के विवाह से वेड़ नामक जाति की उत्पत्ति हुई। धर्मसूत्र के अनुसार वैदेहक पुरुष और अम्बष्ट स्त्री के विवाह से वेड़ नामक जाति की उत्पत्ति हुई। बौद्ध ग्रंथों में इसे हीन जाति के रूप में स्वीकार किया गया है। बांस अथवा लकड़ी का सामान बनाना इसका प्रमुख धंधा है। आज भी सड़क के किनारों पर अगर आप जाएंगे तो नारायणपुर में आपको देखने को ये सब मिल जाएंगे। स्मृतियों ने भी इसकी उत्पत्ति वैदेहक पुरुष और अम्बष्ट स्त्री से मानी है। मनु ने इसका मुख्य कार्य कांस और मूरज आदि बजाना बताया है। मूरज आदि बाजे बजाना बताया है। पौलक्स अर्थात पौलक्स या पुक्कस जाति निषाद पुरुष शूद्र और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को बौद्धायन ने पौलक्स अर्थात पुक्कस नाम से अभिहित किया है। स्मृतिकारों के अनुसार पुक्कस का उद्भव उपर्युक्त विवाह के आधार पर ही हुआ है, मतलब निषाद पुरुष और शूद्र स्त्री से। इस प्रजाति का प्रधान कर्म बिल में रहने वाले जीवों को मारना बांधना था। मूस घोटा पकड़ने वाले जो थे। बौद्ध युग में भी पुक्कस जाति थी जो अत्यधिक हीन मानी जाती थी। समाज का निम्न स्तरीय कार्य करके सुपुर्द किया जाता था। मंदिरों और प्रसादों में पड़े हुए मुरझाए फूल हटाने का कार्य भी इस जाति के लोग किया करते थे। पार्श्व मतलब निषाद ब्राह्मण पिता और शूद्र स्त्री से पार्श्व नामक जाति का उदय हुआ था। स्मृतियों में निषाद को ही पार्श्व कहा गया है तथा पुराणों में भी पार्श्व का उल्लेख हुआ है। हेमचंद्र ने भी पार्श्व को निषाद माना था है तथा उसकी उत्पत्ति ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से स्वीकार की है। सत्ता बौद्धयान के मतानुसार शूद्र पुरुषों और क्षत्रिय स्त्री के संयोग से छत्ता मतलब क्षत्रिय से हो गया छत्ता मतलब क्षत्रिय के अंतर्गत गृहित की गई। स्मृतियों और पुराणों में भी इस जाति का उत्पत्ति इसी प्रकार मानी गई है। सत्ता के लिए जो कार्य मनु ने निर्दिष्ट किया वह है बिलों में रहने वाले जीवों को मारना अथवा जीव यापन करना। सत्ता जाति की उत्पत्ति हेमचंद्र ने शूद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से उत्पन्न माना है। आवृत्त जाति इस जाति का उद्भव ब्राह्मण पुरुष था उग्र पत्नी के संयोग से हुआ था। आभीर
मनु ने इस जाति का ब्राह्मण पुरुष और अंबष्ट पत्नी से उत्पन्न होना बताया है। यह जाति नगर और ग्राम से दूर नदी तट पर निवास करती थी। अन्य पुराणों में भी इसका उल्लेख हुआ है। हेमचंद ने इस जाति को महाक्षुद्र जाति के अंतर्गत रखा है तथा द्वयाश्रय महाकाव्य में ग्रह रिपु को आभीर जाति का उल्लेख किया गया। दिग्वर्ण ब्राह्मण पुरुष तथा आयोगव पत्नी से जो संतान उत्पन्न हुई वह दिग्वर्ण कही गई। धीवर वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री से पैदा हुई संतान धीवर के नाम से जानी गई। पुराणों में के अनुसार यह जाति नदी के किनारे रहती थी। कुकुटक जाति जो है शूद्र पुरुष तथा निषाद स्त्री के संकरता से उत्पन्न हुई थी। स्वपाक जो है भैया सत्ता पुरुष उग्र जाति की स्त्री जो है उसके संतान थे। सत्ता पुरुष उग्र स्त्री से जन्मी संतान स्वपाक कही गई। इसे स्वपच भी कहा जाता है। चांडाल समाज में चंडाल जाति अत्यंत निम्न जाति मानी जाती थी। इसकी उत्पत्ति शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से हुई थी। महाभारत में इसे नापित अर्थात शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतान कहा गया है। धर्मसूत्रों में शूद्र और ब्राह्मणीय शूद्र पुरुष तथा ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान को संडाल का माना गया है। इसे अत्यधिक हीन और महापात की जाति के अंतर्गत रखा गया। गौतम के अनुसार एक कुत्ते और कौवे की कोटि के थे। आप स्तंभ की दृष्टि में चंडाल को स्पर्श करना ही पाप नहीं था, बल्कि उसे संभाषण करना और उसका दर्शन करना भी पाप था, जिसके लिए प्रायश्चित का विधान किया गया था। यद्यपि उत्तर वैदिक काल में यह जाति समाज अवस्थित हो चुकी थी, तथापि उस युग में यह अति निकृष्ट जीवन बिताती थी। इसकी स्थिति स्वान और शुकर जैसी थी, मतलब स्वान तो कुत्ता तथा सुअर जैसी थी। पूर्व जन्म में असत कर्म करने के कारण व्यक्ति की चंडाल की योनि होती थी। बौद्ध युग में भी यह जाति अत्यंत निम्न जीवन जीती थी। उसे नगर सीमा के बाहर रहना पड़ता था। उसे सर्व तिरस्कार ही मिलता था। नगर परिवेश की अनुमति भी चंडाल को नहीं था। वह नगर सीमा के बाहर ही अपनी कला के कर्तव्य दिखाकर अपना जीवन यापन करता था। जातकों से चंडाल की अत्यंत हीन अव्यवस्था का पता चलता है। उसमें उसकी अनेकानेक दयनीय अवस्थाओं का चित्रण है। उससे हवा भी दूषित हो गई समझी जाती थी। मतंग जातक से विदित होता है कि एक चंडाल जब नगर में प्रविष्ट हो रहा था तो उस पर एक सृष्टि दुहितिया की दृष्टि पड़ गई। लड़की ने उसके विषय में परीक्षा की, तब ज्ञात हुआ कि यह चंडाल पुत्र है। लड़की के मुंह से निकला, ओह मैं तो अशुभ दर्शन कर लिया। इसके बाद अनेक लोगों ने उसे खूब मारा। यह विवरण उसकी हीन अवस्था का परिचायक है। धर्मशास्त्रों में विविध है कि जिस गांव में चंडाल रहता था या रहता हो वहां अध्ययन नहीं करना चाहिए। सर्वधर्म बहिष्कृत होने के कारण उसे देखते रहने पर भी भोजन ही बंद कर देने का निर्देश दिया गया है। मनु ने लिखा है कि चंडाल और स्वपचों को गांव के बाहर निवास करना चाहिए और कुत्ते और गधे उनकी संपत्ति होनी चाहिए। इन दोनों जानवरों के अतिरिक्त गाय, बैल, घोड़े आदि उसकी संपत्ति नहीं हो सकते हैं। कफन उसका वस्त्र था। फूटे बर्तन में वह भोजन करता था। लोहे का उसका अलंकार होता था और वह सर्वदा घुमा करता था। धर्माचरण करने वाले व्यक्ति उससे न बात करते थे, न उसे देखते थे और न उसके साथ व्यवहार रखते थे। उसे रात्रि के समय गांव और नगर में विचरण करने की अनुज्ञा नहीं थी। वह दिन में राज आज्ञा का विशेष चिन्ह धारण करके गांव में घूम सकता था। बंधनवर रहित शव को शमशान ले जा सकता था। प्राणदंड पाए हुए व्यक्ति का राज आज्ञा द्वारा वह वध करता था।
उसका अवशिष्ट वस्त्र, शय्या और आभूषण आदि वह ग्रहण करता था। पुराणों में भी उसके प्रति अमानवीय भावना व्यक्त की गई है। उसे पतित मानकर कुत्ते और पक्षियों की श्रेणी में रखा गया है। पुराणों के अनुसार सरधन पर उसकी दृष्टि पड़ जाने से देवता और पितृगण अपना भाग त्याग देते थे। वह अधम और पातिक था। जो व्यक्ति जानबूझकर चंडाल स्त्री का संग करता था वह अथवा उसके साथ भोजन करता था या पतिग्रह स्वीकार करता था वह पतित होकर उसी की श्रेणी में हो जाता था। उसका स्पर्श व्यक्ति को पाप की श्रेणी में कर देता था, जिसके लिए उसे प्रायश्चित करना पड़ता था। चीनी यात्री फायसेन उसके विषय में लिखता है कि जब कभी चंडाल बाजार में प्रवेश करता था तब वह लकड़ियां बजाता चलता था, जिससे लोग लकड़ियों की आवाज सुनकर हटते चले जाएं और उसके स्पर्श से अशुद्ध न हो। वह आगे लिखता है कि बहेलिए का और मछली मारने का धंधा चंडाल अपना सकता था। हर्ष के काल में आने वाला ह्वानचांग मतलब ह्वेनसांग व्यक्त करता है, लिखता है कि पशुओं को मारकर वह मांस बेचता था, वधिक का कार्य करता था, निष्ठा आदि उठाता था, नगर के बाहर निवास करता था। उसके घर पर विशेष चिन्ह बने होते थे। बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी में उसे स्पर्श वर्जित करने के साथ साथ बांस की छड़ी बजाकर अपने आने की सूचना देने वाला निर्दिष्ट किया है। हेमचंद्र ने भी लिखा है कि चंडाल छंज मतलब लकड़ी की आवाज करते हुए चलता था ताकि उच्च वर्ण के लोग उससे छूने से बच जाएं। 11वीं सदी के लेखक अल-बुरूनी लिखता है कि उसका मुख्य कार्य गांव की सफाई करना था। अनेक अरब लेखकों ने भी चंडाल की निम्न अवस्था का वर्णन किया था। चंडाल का वर्ग खिलाड़ी अथवा कलावंत का था। वह स्थान स्थान पर खेल तमाशे करके जीविकोपार्जन करता था। कल्हड़ ने भी उसकी अधम स्थिति का वर्णन किया। हेमचंद्र ने भी चंडाल को शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न माना है। सैरिंद्र मनु लिखा है कि दस्यु और आयोगव स्त्री की संयुक्तता से सैरिंद्र की उत्पत्ति हुई थी। ऐसी संतान दास का जीवन बिताते हुए मृग जैसे पशुओं का वध करके अपनी जीविका चलाती थी। मृगयु नामक जाति का पता तैत्तिरीय संहिता से लगता है, जिसकी आजीविका संभवतः मृग पर निर्भर करती थी। मैत्रेयक इस जाति का उद्भव वैदेह पुरुष और आयोगव स्त्री के संयोग से हुआ था। ऐसी संतान मधुरभाषी होने के कारण अरुणोदय के समय घंटा बजाकर राजा आदि बड़े लोगों के यश का गान करके जीविका चलाती थी। मार्गव मतलब कैवर्त मतलब केवट अर्थात मल्लाह। मार्गव मल्लाह, केवट कैवर्त। निषाद जाति वाला पुरुष आयोगव स्त्री से जो संतान उत्पन्न करता था उसे मार्गव अथवा मलाह कहा जाता था। वह नाव चलाकर अपनी जीविका अर्जित करता था। आर्यावर्त के लोग उसे कैवर्त मतलब केवट कहते थे। जातकों से अनेक नायकों के बारे में पता चलता है। कारावर मतलब चर्मकार, कारावर अर्थात चर्मकार। निषाद पुरुष हो वैदेह स्त्री के संयोग से करावर की उत्पत्ति हुई। चमड़े का कार्य करने वाले वर्ग का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। भारतीय समाज में यह जाति बड़ी संख्या में रही है और चमड़े के व्यवसाय से अपना जीविकोपार्जन करती रही थी। अंध्र वैदेह पुरुष और निषाद स्त्री से उत्पन्न होने वाले लोग अंध्र कहे गए। पुराणों में भी अंध्र जाति की चर्चा की गई है। ये गांव के बाहर निवास करते थे। मेद
वैदेह पुरुष और कारावर स्त्री के संयोग से भेद मेद जाति का उदय हुआ था। मनु के अनुसार नगर और ग्राम में इसके लिए रहना वर्जित था। इसका निवास नगर और ग्राम के बाहर होता था। पांडु सोपाक चंडाल पुरुष हो और वैदेह स्त्री से पांडु सोपाक नामक संतान जन्मी थी। इस जाति की जीविका बांस के व्यवहार पर निर्भर करती थी, जिसकी विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। आहिंडक निषाद पुरुषों और वैदेह स्त्री से आहिंडक जाति की उत्पत्ति हुई। बंधन स्थान मतलब कारागार की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य था। सोपाक चंडाल पुरुषों और पुक्कस स्त्री से सोपाक नामक जाति का उत्पत्ति हुआ। इसका प्रधान कार्य था प्राण दंड प्राप्त पापियों का वध करना, ठीक, अर्थात जल्लाद का कार्य। मलेच्छ समाज में मलेच्छ जाति भी अत्यंत हीन थी। इसकी उत्पत्ति वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संयोग से हुई थी। पुराणों में इसका निवास स्थान हिमालय बताया गया है। वैसे भारतीय साहित्य में विदेशियों को भी मलेच्छ कहा गया है। किरात अमरकोश के अनुसार किरात जाति मलेच्छों का ही एक भेद थी। यह जाति हिमालय तटवर्ती प्रदेशों में निवास करती थी। यद्यपि पुराणों में इसे नदी के किनारे रहने वाली जाति बताया गया। पूर्वी भारत भी इसका निवास स्थान माना गया है। साइलूस यह भी अस्पृश्य जाति थी जो रजक की श्रेणी में आती थी। रजक तो अत्यंज ही थे। सुलिक क्षत्रिय पुरुषों और क्षुद्रा के संयोग से इस जाति की उत्पत्ति हुई। यह जाति भी नदी के किनारे रहा करती थी। स्मृतियों के अनुसार ऐसी संतान उग्र जाति के अंतर्गत आती थी। भिल्ल चर्मकार जाति के साथ उल्लेख करते हुए व्यास ने भिल्ल को अत्यंत जाति का माना है, मतलब अत्यंत हीन जाति का माना है, जिसके यहाँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता था। हेमचंद्र ने भिल्ल जाति का उल्लेख किया है जो धनुष बाण के प्रेमी थे। जंगलों पहाड़ों आदि स्थानों पर भील नाम से जानी जाने वाली जाति आज भी रहती है। पुलिंद इस जाति की उत्पत्ति वैश्य पुरुष और क्षुद्र स्त्री से हुई थी। मनु ने इस प्रकार की उत्पन्न संतान को वैश्य ही माना है। पुराणों में भी इस जाति का उल्लेख मिलता है। कारूस यह जाति भी संस्कृतता से बनी थी। इसकी उत्पत्ति व्रात्य स्त्री मतलब व्रात्य वैश्य और वैश्य स्त्री, व्रात्य पुरुष और वैश्य स्त्री के संयोग से कारूस की उत्पत्ति हुई। यह जाति नदी के किनारे ही निवास करती थी। डोम यह अस्पृश्य जाति बहुत पहले से भारत में रहती आ रही थी। इसके विषय में अरब लेखकों ने भी विवरण दिया है। वैसे डोमों को आज भी निम्न कार्य करते हुए देखा जा सकता है। नवीं सदी के लेखक इन खुर्दाज ने इसको जम्ब कहा डोम को, जिसका मुख्य पेशा गाना बजाना था। अलबरूनी के अनुसार ये बांसुरी बजाते और गाते थे, किंतु आजकल के डोमों का पेशा बांस की टोकरी आदि बनाना था। भट्ट जाति के लोग भी गाने बजाने का काम किया करते थे या करते हैं। कल्हड़ ने इसके निम्नतम पेशे का उल्लेख किया है। 4 पद में डोमों का उल्लेख हुआ है। जो शहर के बाहर रहते थे वे ब्राह्मण के लिए अस्पृश्य थे। उनका प्रधान पेशा टोकरी या बांस की अन्य चीजें बनाना था। इन दिनों डोम वर्ग का कार्य शमशान पर रहकर मृत व्यक्ति के लिए अग्नि देना हो गया है। मृत की वस्तुओं को प्राप्त करना है। डोम हाड़ी क्या भाई? इस वर्ग के अत्यंजोग का कार्य गांव और नगरों की गंदगी साफ करना नहीं था। अलबरूनी लिखता है कि निम्न जातियों में हाड़ी कुछ अच्छे हैं जो सफाई के कार्य से अपने को मुक्त रखते हैं। प्राचीन कालीन साहित्य में हाड़ी वर्ग का संदर्भ नहीं मिलता है। बुंदेलखंड में
नाम की जाति पहले से चली आ रही है, जिससे 11वीं सदी के लेखक अलबरूनी ने हाड़ी लिखा है। अलबरूनी के समय इस जाति का कुछ और कर रहा होगा, क्योंकि आल्हा गाना तो इस जाति ने 12वीं सदी के बाद प्रारंभ किया। बद्धता बद्धतौ अलबरूनी ने बद्धतौ नामक अत्यंत जाति का उल्लेख किया है। उसके अनुसार यह जाति सबसे निम्न स्थिति में थी, जो न केवल मृत पशुओं का मांस खाती थी बल्कि कुत्ते आदि का भी मांस नहीं छोड़ती थी। वस्तु कुत्ते आदि का मांस खाने वाली सोपाक नामक अत्यंत जाति थी। संभव है अलबरूनी के समय बद्धतौ नामक नाम की अस्पृश्य जाति रही हो, जिसका प्रधान पेशा वध करना ही रहा हो। लगता है वधिक से बद्धतौ बना है, जो राजदंड पाए हुए अपराधियों का वध करता था। रजक मिस धोबी वस्त्रों की स्वच्छता मतलब वस्त्रों को कचारना धौलता अर्थात धोबी पर निर्भर करती थी। प्राचीन काल से ही यह वर्ग समाज में संलग्न थी। वैदिक काल में यह जाति अस्पृश्यता नहीं थी, किंतु कालांतर में यह स्पर्श हो गई। अलबरूनी ने धोबी का उल्लेख किया है। अत्रि आदि अनेक स्मृतिकारों ने भी इसका विवरण दिया, जिसका काम है कपड़ों को धुलाई करना, सफाई करना। ठीक। तंतुवाय मतलब बुनकर वस्त्र बुनने वाली जाति भारतीय इतिहास में प्राचीन काल से रही है। इसका संदर्भ वैदिक ग्रंथों से मिलता है, जो वस्त्र बुनने का धंधा करती थी। सूत काटना और कपड़ा बुनना भारतीय समाज में पूर्व वैदिक काल से प्रचलित है। उस युग में स्त्रियां भी बुनाई का कार्य करती थी, इसलिए उन्हें स्त्री शब्द से संबंधित किया गया। उस युग में ऊनी, सूती और रेशमी सभी प्रकार के वस्त्र उपयोग में लाए जाते थे। तदयुगीन पूषण देवता ऊनी वस्त्र धारण किए हुए वर्णित किए गए हैं। अलबरूनी ने भी ऐसी जाति का विवरण दिया है जो समाज में अस्पष्ट थी। तच्छन मतलब त्वष्ट्रा जैसे राष्ट्र है उसे त्वष्ट्रा है। तच्छन पूर्व वैदिक युग में लकड़ी का काम करने वाला तक्षण त्वष्ट्रा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल तक इस जाति का विकास सुदृढ़ता पूर्वक हो चुका था। लकड़ी की विभिन्न वस्तुएं बनाने का कार्य बढ़ई का था। वैदिक युगीन बौद्ध युगीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख हुआ है और उनमें उसे तक्षक कहा गया है। आज यह जाति बढ़ई के नाम से भी जानी जाती है। कुल्लाल अर्थात कुम्हार विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति कुम्हार जाति का होता था, जिसे वैदिक युग में कुल्लाल कहते थे। यह जाति मिट्टी के घड़े, तस्तरियां आदि बनाती थी। वैदिक युग में भी यह जाति अपना यही पेशा करती थी। यह जाति करते हुए वर्तमान युग में भी इस जाति को देखा जा सकता है। पुराणों में मिट्टी के बर्तन निर्मित करने का उल्लेख हुआ है। जिस प्रकार मिट्टी का पिंड चक्र पर संपिंडित किया जाता है और हाथों की सहायता से वह विभिन्न प्रकार का ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी निर्मित होता है। कर्मार अर्थात लोहार नामक जाति वैदिक युग में समाज में रही है। आर्यों ने जो अनेकानेक युद्ध लड़े वे सब शास्त्रों से ही है। ये शस्त्र निश्चय ही लोहे तथा तांबे जैसे अन्य धातुओं के रहे होंगे, जिन्हें कर्मार ने ही बनाए होंगे। ऋग्वेद में अयस शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ है सोना अर्थात सीसा के अतिरिक्त किसी भी धातु से लिया जा सकता है। सोना और सीसा के अतिरिक्त किसी भी धातु से अयस का लिया जाता है। आशय निश्चय ही अयस नामक धातु से उस युग में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनते थे। उत्तर वैदिक काल में आकर लोहे की वस्तुओं का और भी विकास हुआ तथा कर्मार मतलब लोहार को मनीषी शिल्पकार कहा गया। वह समाज के उपयोग में लाने के लिए धातु के बर्तन तथा सोम रस पान करने के लिए पात्र बनाता था। महाकाव्य युग में तो सभी प्रकार के शस्त्र लोहे के ही बनने लगे थे, जिसे कर्मार ही बनाता था। आज भी लोहार अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाता है। बौद्ध साहित्य में भी लोहार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, बौद्ध साहित्य से भी।
स्वर्णकार अर्थात हिरण्यकार अर्थात सोना बनाने वाला, सोने का आभूषण बनाने वाला समूह स्वर्णकार अर्थात हिरण्यकार जाति के अंतर्गत आता था। ऋग्वेद में हिरण्यपिंड से निक्ष नामक आभूषण का ज्ञान होता है। उत्तर वैदिक में हिरण्य का अनेक बार उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति को अमरत्व प्रदान करता था। उस युग में निक्ष, कर्ण, शोभन, चषक आदि विविध प्रकार के आभूषणों का प्रचलन था। यह जाति अनेकानेक आभूषणों का निर्माण करती थी, जो कालांतर में आकर अत्यधिक संगठित हो गई। पुराणों में भी उसके द्वारा अलंकार निर्माण का पता चलता है, जिसका संबंध प्रजापति विश्वकर्मा से माना गया। प्रजापति विश्वकर्मा से माना गया। सुराकार, सुराकार सुराकार वैदिक युग से समाज में सुरापान का प्रचलन था। फलतः सुरा का निर्माण करने वाला एक समूह हो गया था, जिसे सुराकार कहा गया। कालांतर में यह वर्ग समाज में काफी सक्रिय हो गया। परवर्ती साहित्य से भी मदिरा निर्माण पर प्रकाश पड़ता है। गौड़ी, पौष्टी, माधवी, कदम्बरी, हैथली, लांगलेया, ताल जाता आदि विभिन्न नामों की सुराहों का पता चलता है। ऐसे अनेक प्रकार की सुराहों का निर्माण करने वाले लोग समाज में थे। गुप्त युग में सुराकार का व्यवसाय उन्नति के शिखर पर पहुंचने लगा था। उस युग में पौष्टी, कादम्बरी, हैताली, लांगलेया, ताल जाता जैसी सुराहें अधिक प्रचलित थी। इस प्रकार समाज में अनेकानेक मिश्रित जातियों का उद्भव और विकास हुआ। ऐसे जाति समूह जो मिश्रित संबंधों के परिणाम माने गए अत्यधिक विस्तृत हो गए और तथा उनमें अन्य व्यवसायिक समूह भी सम्मिलित हो गए, जिनकी ऊपर चर्चा की गई है। वर्णगत विभिन्न समूह हिंदू सामाजिक वर्ण व्यवस्था में हिंदू सामाजिक वर्ण व्यवस्था में वर्णों के अंतर्गत अनेक प्रकार हो गए। उदाहरण के लिए अनेक प्रकार के ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय अनेक हो गए, शूद्र हो गए। मध्य युग तक आकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों के अनेक प्रकार विकसित हो गए। कम से कम 34 प्रकार के ब्राह्मण हो गए, 36 प्रकार के क्षत्रिय, 48 प्रकार के वणिक अर्थात वैश्य जाति। 36 प्रकार के क्षत्रियों का उल्लेख राजतरंखड़ी में हुआ है। क्षत्रियों की 3 प्रकार की श्रेणियां निर्धारित की गई थी। पहला है सत क्षत्रिय, सुक्षत्रिय, तीसरा है शुद्ध क्षत्रिय। ठीक, ब्राह्मण के प्रकार। कालांतर में अनेक प्रकार के ब्राह्मण समाज में हो गए, जो स्थान भेद के कारण विभिन्न नामों से जाने गए। मध्य युग तक उनके 34 प्रकार मिलते हैं। नागर, राजर, उदवट, भट्टनागर, शिंगलोरा, सांचोरा, तसोरा, उद्वर मतलब गोंडा, सहांद्रा मतलब सियोद्रा, नगंद्रा अर्थात नगोद्रा, रोवाल, खेड़ावाल, इटावाल, पल्लीवाल, श्रीमाल, गोलवाल, चौबीसा, लोडी सिक्का मतलब सिक्का, बड़ी सिक्का, मथुरिया, सिनोडिया, कन्नौजिया ने कन्नौजिया, वालिमिया, श्रीगोड, गुजरगोड, गोंड, मेवाड़ा, चित्तोड़ा, कन्नड़ा, शाश्वत, उदिच, रोजा, तंदुवड़ा, मालवी आदि। हेमचंद्र ने कलिंग ब्राह्मण, सुराष्ट्र ब्राह्मण, अवंती ब्राह्मण, काशी ब्राह्मण आदि स्थान नाम पर ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के कान्य कुब्ज, सरयू पारी, धनायड, साकल, द्वीपी, मैथिल, गौड़ आदि विभिन्न ब्राह्मणों की श्रेणियां है। जाति मतलब क्षत्रिय के प्रकार। मध्य युग तक क्षत्रियों की संख्या 36 हो गए।
राज तरंगणी में भी इनकी संख्या 36 ही बताई गई है। संभा श्रृंगार में भी 36 प्रकार के क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। परंपरा मतलब पमार, राठौर, चौड़हाड़, दही लोत, दही ही या शेरचा, बोरीवीर, बगछा मतलब कासा, सोलंकी, सिसोदिया, खेर मोरी मतलब खयर मोरी, नाकुंभ मतलब निकुंभ, ठीक, गोहिल मतलब गहिलोत दिया, ठीक, परिहार, चावड़ा, झाला, भाला, ठीक, छूर, कागवा मतलब गवा, जेठवा, रोहर वसु, छुआ, बोडर मतलब बारड़, खिची, खरपड़, डोहिला, हरियर, धाबी, तुअर, कोड़र, गोण, मकवाड़ा, यादव, कछवाहा, भाटी, सोनीगरा, देवड़ा, चंद्रावत, ठीक, चंद्रावत। पूर्व मध्य युग तक अतिरिक्त क्षत्रिय राजकुलों के अतिरिक्त क्षत्रियों के और भी प्रकार हो गए थे, जैसे मागध क्षत्रि, इक्ष्वाकु क्षत्रि, भोज क्षत्रि जैसे क्षत्रिय प्रकार का वर्णन हेमचंद्र ने किया है। चंदेल, गढ़वाल आदि और भी राजपूत जाति थी। इनके अंतर्गत उत्तर भारत में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, रघुवंशी आदि प्राचीन क्षत्रिय जाति भी रही है। वैश्य के प्रकार वैश्य अथवा वाणिकों के भी इस युग तक अनेक प्रकार बन गए थे। इनके 48 प्रकार मिलते हैं। पहला है श्रीमाल, श्रीमाली, ओसवाल, पोड़वाल, पल्लीवाल, बघेरवाल, बिसावाल, देशवाल, मेड़वाल, खंडेलवाल, अगरवाल, जयसवाल, रोजवाल, डुंडीवाल, कठोडा वाल मतलब कठोडा, सुराड़ा, सोनी, लाड, मोट, भागद्रा, नागद्रा, नागर, नीमा, हरसोला, नरसिंगापुरा, दसोरा, मेवाड़ा, आमेटा, मेड़ितिया, सोरठिया, बीड़ाडा मतलब बायड़, ठीक, खड़ायता, सांडेरा, भटेरा, कुंभा, धाकड़, थाकड़, चितोड़ा, लाडुआ, हरसोरा, हुबड़, नागोरा, जलोरा, सचोरा, वघ, नोरा, सोझिता, वाल, कपूमोला आदि, ठीक। पेशेवर जातियां अनेक पेशेवर मतलब अनेक पेशेवर जातियों के भी विवरण मिलते हैं जो अपने विभिन्न प्रकार के पेशे अथवा व्यवसायों से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। 108 पेशेवर जातियों के विवरण मिलते हैं। कितने? 108। पहला है सोनी, पारीख, जौहरी, गांधी, दोषी, नेस्ती, कड़सारा, मोपारा, मड़ियारा, सोनार, कुंभकार, ठंडार, लोहार, वलन मतलब तलन, पट उलिया, पट सुत्रिया, माली, तंबोली, हर, थेर, वलिया, जोगी, भोगी, वैरागी, नट, बिट, खुट, खर, लाठा, माठा, मठ, रंगाचार्य, उचित बोला, साहसोला, मोटा बोला, मेलगर, मामगर, कौतुगिया, कुलहटिया, नाटावा, गाछा, छिपा, पिया, यट, सुई, ताई, तेली, मोची, सतआरा, बंधारा, चित्रारा, तूनारा, कोली, पंचउली, बाबर, फोफलिया, फड़ह, टिया, फड़िया, वेगड़िया, सिंगड़िया, भोई, कंदोई, देशाली, कल्लाली,
गोली, ग्वाल, पयुशाल, राजपात्र, विद्यापात्र, विनोद पात्र आदि। इनके अतिरिक्त अनेक निम्न पेशे वाली जातियों के भी नाम मिलते हैं, जैसे घाची, छाछा, सुतार, चुनगर, चित्रगर, नीलगर, तेरमा, लूड़गर, वेश्या, कंसारा, चूड़ीगर, भीलकांट, काठी आदि। हेमचंद्र ने 12वीं सदी के जो रचनाकार हैं भी अनेक प्रकार के पेशेवर जातियों का उल्लेख किया है जो उस समय समाज में वर्तमान थी। रजक, वस्त्र साफ करके जीवन यापन करने वाली जाति, जिसे आज का धोबी कहा जाता है। वैदिक युग से यह जाति हिंदू समाज में रही है, जो अस्पृश्य मानी जाती थी। रजक की स्त्री को रजकी कहा जाता था। नापित अथवा दिवाकृति, बाल काटने वाली जाति जो है नापित है, नाई, जिसे आज नाई कहा जाता है। प्राचीन काल में वह नापित के नाम से जानी जाती थी। नाई का पेशा करने वाले लोग प्राचीन काल से समाज में रहे हैं। कुंभकार, निपाजीव, कुंभकार को निपाजीव कहा जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाकर आजीविका करने वाली जाति कुंभकार के नाम से ख्यात थी। वैदिक युग से ही यह जाति विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाती रही है। इस जाति का पहले उल्लेख किया जा चुका है। आज भी कुंभकारों को देखा जा सकता है। हमारे ग्राम खजूर गांव में प्रजापति के नाम से वो लोग विख्यात हैं। कुंभकार जो है दिया हुआ हम लोग वहां से ले आते हैं, हरियापुरवा। तंतुवाय या कौलिक, यह बुनकर जाति थी जो वस्त्र तैयार करती थी। वेदों के काल से यह जाति हिंदू समाज की सेवा करती आ रही है। इसका पहले वर्णन किया जा चुका है। आखनिक मतलब खनक, खान खोदने वाले लोग आखनिक जाति के अंतर्गत गृहीत किए गए थे। कौटिल्य ने ऐसे वर्ग की चर्चा की है। आनायो यह जाति है, जाल द्वारा मछली पकड़ने वाली जाति आनायो कही जाती थी, जो अपनी जीविका इसी कार्य को करके चलाती थी। भारतीय समाज में मछुए लोग प्राचीन काल से रहे हैं, मछुआरे लोग। ठीक। दातन, रंगोपजीवी जाति जो वस्त्रों को रंगने का काम करती थी, दातन के नाम से जानी जाती थी। इसका अस्तित्व प्राचीन काल से मिलता है। आज इन्हें रंगरेज कहा जाता है, अर्थात धोबी के अंतर्गत इन्हें ही रखा जाता है, क्योंकि रजक धोबी थे। गंधी अर्थात गंधिक, पुष्पों से इत्र बनाकर जीवन यापन करने वाली जाति गंधिक कही जाती थी। ऐसा वर्ग प्राचीन काल से रहा है जो गंधों के निर्माण का कार्य करता था। आज भी इत्र बचने वाले लोग दिखाई देते हैं। पाक्षिक, पक्षी पकड़ने वाले जाति को पाक्षिक कहा जाता था, जो ब्याल अथवा बहेलिये भी कहा जाता है जिन्हें, ब्याल या बहेलिया। इस जाति के संदर्भ भी वैदिक युग से मिलता है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पकड़कर आज भी इस जाति के लोग बेचते हैं। मायूरिक, मोर पकड़ने वाले लोगों को मायूरिक नाम दिया गया था, जो अपना भरण पोषण आज भी करते हैं मोर के पंख बेच बेच कर। तैत्तिरिक, तैत्तिरिक तीतिर पकड़ने वाले जाति को तैत्तिरिक के नाम से विख्यात किया गया। आज भी तीतर बेचने वाले लोग समाज में इधर उधर घूमते रहते हैं। बावरिक, बेर फल को एकत्र करके बेचने वाली जाति बावरिक के नाम से जानी जाती थी। मध्य युग की यह जाति आज बेर के अतिरिक्त अन्य फल को भी बेचती है। खट्टिक के अंतर्गत आ जाते हैं, सोनकर के अंतर्गत। नैवारिक, निवार अर्थात जंगली धान पर आजीविका करने वाली जाति को नैवारिक कहा जाता था। संभवतः गुजरात प्रदेश में आज भी ऐसी जाति निवास कर रही थी। श्यामाकिक, श्यामा नामक धान को एकत्र करने वाले लोग श्यामाकिक कहे गए। यह जाति भी परदेशी ही है। कंबलकार, कंबलकारक, ऊनी वस्त्र बुनकर जीविका चलाने वाले लोग कंबलकारक जाति के थे। ऐसे लोग वैदिक युग में से हिंदू समाज में रहे हैं, जो ऊनी वस्त्रों का निर्माण करते थे और बेचते थे। कंबल तो आज भी लोग सर्दी में ओढ़ते हैं। तो चर्मकार,
चमार अर्थात चर्मकार अर्थात चमड़े की वस्तु बेचने वाले लोग। हिंदू समाज में प्राचीन काल से ये लोग पृथक और स्पृश्य जाति के रूप में रहते रहे हैं, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। प्राचीन काल में इन्हें करावर भी कहा जाता था। करमार लोहार अर्थात लोहे की वस्तुएं बनाने वाले जाति करमार कही जाती थी। युद्ध के लिए विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का निर्माण यह जाति वैदिक युग से करती रही है। आज भी समाज में लोहार प्रमुख जाति के रूप में निवास करती है। आज भी जब हमारे हिंदू समाज में कोई मर जाता है तो लोहार ही आके वो बनाते हैं अर्थी। नर्तक या नट या शैलूस नृत्य आदि करके जीविका यापन करने वाले वर्ग नर्तक या नट जाति का होता था। प्राचीन काल से ऐसे लोग रहे हैं जो नृत्य गान वादन को अपना पेशा बनाते रहे हैं। नट जाति आज भी जो तरह तरह के खेल करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, नट जाति के लोग। गाथक गायन करने वाली जाति गाथक कही जाती है। आज भी गायन को अपना पेशा बनाने वाली जाति समाज में है, जो गायन के ऊपर अपना जीवन यापन करती है, जिसमें गायक लोग आ जाते हैं, सिंगर गाथक जाति में। भारवाह बोझा ढोने वाली जाति भारवाह के नाम से जानी जाती है। ऐसी जाति बहुत पहले से भारतीय समाज में रही है, जो केवल बोझा ढोकर अर्थ अर्जन करती रही है। चित्रकार चित्रकारी का पेशा करने वाले लोग चित्रकार के नाम से विख्यात था। ऐसे लोगों का प्राचीन काल में संदर्भ मिलता है, जो विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते रहे हैं। अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। मध्य युग में तो चित्रकारों ने अपनी विभिन्न शैलियां विकसित की। राजपूत शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली आदि के चित्र आज भी प्रसिद्ध हैं। धनुष्कर धनुष बनाने वाली जाति धनुष्कर कही जाती थी। वैदिक युग में ऐसे लोग थे जो धनुष बाण का विशेष रूप से निर्माण करते थे, क्योंकि युद्ध का यह प्रधान अस्त्र था। राजपूत काल में धनुष बाण का प्रमुख अस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता था या उपयोग होता था। ऋतिज्व यह वर्ग ब्राह्मणों का था, जो यज्ञ आदि संपन्न कराकर पुरोहित का पेशा करता था। ब्राह्मणों में ऐसा वर्ग वैदिक काल से ही सक्रिय था तथा परवर्ती काल तक अपना पुरोहित कर्म करता रहा। ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिषी ज्योतिष का पेशा करने वाला जाति ज्योतिषी के नाम से विख्यात थी, जो कलिकाल में सर्वज्ञ ही भी कही जाती थी। आज प्रायः ब्राह्मण ही पेशे में दृष्टिगत होते हैं, मगर उन दिनों जाति का कोई बंधन नहीं था। ज्योतिष का सर्वत्र आदर होता रहा। आज ज्योतिष के अतिरिक्त साधारण ज्योतिष से भी समाज में रहते हैं। वैद्य चिकित्सा करने वाला व्यक्ति वैद्य कहा जाता था। वैदिक युग में भी इस पेशा को अपनाने वाले लोग थे, जैसा ऊपर विवृत किया गया है। सुश्रुचरक धन्वंतरी जैसे वैद्य प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। स्वर्णकार सोनार अर्थात सोनार सोने के आभूषण बनाने वाली जाति स्वर्णकार के अंतर्गत स्वीकार की गई थी। यह जाति प्राचीन काल से हिंदू समाज में रही है। इन्हें हिरण्यकार भी कहा जाता रहा है। समाज में स्वर्णकार जाति का बहुलता आज भी है, मतलब सोनारों की। कर्मकार मजदूर या श्रमिक कर्मकार वर्ग का था। इस प्रकार का वर्ग समाज में विभिन्न प्रकार के श्रम करता था। श्रम करने वाले विभिन्न कर्मकार आज भी समाज में दर्शित हैं। तक्षकार बढ़ई अर्थात लकड़ी का विभिन्न काम करने वाली जाति मध्य युग में तक्षकार कही जाती थी। जैसे पहले उल्लेख किया जा चुका है, यह जाति वैदिक युग से भारतीय समाज में रही है। बढ़ई का पेशा करने वाला आज भी समाज में बहुत हैं। कायस्थ जाति के लोग मूल रूप से राज की सेवा से संबद्ध रहे। उनका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य ने लेखक के रूप में किया है। कायस्थ जिसमें हम लोग आ जाते हैं। उनका प्रधान कार्य केवल लेखी ही नहीं होता था, बल्कि वे लेखाकरण, गणना, आय व्यय और भूमि कर के अधिकारी भी होते थे। मुगलों के समय में वे गुमास्ता
या दीवान के रूप में न्यायाधीशों की सहायता करते थे। हरिशेर मतलब 10वीं ने उनकी लिए लेख कायस्थ दोनों शब्दों का प्रयोग किया है हरिशेर ने। वैसा उनका नाम चारों वर्णों में नहीं मिलता। लगता है उनका विकास अलग वर्ग और जाति के रूप में हुआ होगा। परम पुराण के सृष्टिकांड में इनके लिए यह कहा गया है कि जिस प्रकार चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, उसी प्रकार कायस्थ की उत्पत्ति ब्रह्मा की काया से हुई। कायस्थ की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा की काया से हुई। गुप्तकालीन अभिलेख में उन्हें प्रथम कायस्थ अर्थात ज्येष्ठ कायस्थ कहा गया है। पहले कायस्थ हम लोग हैं, इसलिए राखालदास बनर्जी ने उन्हें लेखक मानते हैं। इन उद्धरणों से ऐसा लगता है कि वे गुप्त युग तक एक वर्ग के रूप में थे, जो बाद में चलकर एक जाति के अंतर्गत आ गए। राजपूत कालीन लेखों में भी कायस्थ लेखक के रूप में ही विवृत किया गया है। उस युग में बहुधा वे लोग अभिलेख भी लिखते थे। सहेत महेत के गढ़वाल अभिलेख में लेखक के रूप में उनका उल्लेख हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि सुरादित्य नामक कायस्थ ने, जो सर्वशास्त्रविद्य था, महाराज गोविंद चंद की राजज्ञा ताम्रपत्र पद की लिखाई, किंतु चंदेल चेदी चह मान आदि विभिन्न अभिलेखों में उन्हें कायस्थ जाति अथवा कायस्थ वंश का कहा गया है। ऐसा लगता है कि 9वीं 10वीं से उनका उल्लेख कायस्थ जाति के रूप में होने लगा। उस नस और व्यास ने भी अपनी स्मृतियों में उन्हें जाति के रूप में उल्लेखित किया है। उस नस के अनुसार कायस्थ शब्द का निर्माण काल, यम और अस्थपति के प्रारंभिक अक्षरों से मिलाकर हुआ है। काल, यम और अस्थपति के प्रारंभिक अक्षरों से मिलाकर होना है, जो तीनों के चारित्रिक कार्यों की अभिव्यक्ति करता है। श्री हर्ष ने उनकी उत्पत्ति यम के लिपिक चित्रगुप्त से मानी है। 11वीं सदी के एक अभिलेख में उनका वंश बहुत पहले से माना गया है, जिसमें उनका उद्भव वाकुश और पिता काश्यप मृत हैं। एक अभिलेख में उनका संबंध क्षत्रियों से स्थापित किया गया है, जिसके अनुसार जब परशुराम ने इन निर्भीक क्षत्रियों को निकाल दिया तब वे कायस्थ कहे गए। रीवा अभिलेख से उनकी उत्पत्ति विषय दूसरी कथा मिलती है। काचर नामक एक साधु जब कलुचन में रह रहा था, तब वह एक शूद्र की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हुआ। तदुपरांत उसने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया, जो कायस्थ कहा गया। चूंकि शूद्र में अनेक कार्यगत गुण है, इसलिए उनके वंशज कायस्थ के नाम से विख्यात हुए। सोडल ने उनकी उत्पत्ति शिलादित्य नामक शासक के भाई कलादित्य से मानी है, जो महेश्वर के गढ़ का अवतार था, इसलिए वे कायस्थ कहे गए। यह भी आश्चर्य की बात है कि कालादित्य क्षत्रियों के आभूषण में से एक था। कायस्थों का संबंध कर्ण शब्द से भी संयुक्त किया गया तथा उनका इतिहास कर्ण शब्द के इतिहास से माना गया। कर्ण शब्द का व्यवहार वैदिक साहित्य में भी हुआ है। कौटिल्य ने इसी अर्थ में कर्णिक शब्द का उल्लेख किया है। स्मृतिकारों ने कर्ण की उत्पत्ति वैश्य पिता तथा शूद्र माता से मानी है। मनु ने कर्ण का अर्थ वैधानिक परिपन्न से स्वीकार किया है तथा कर्णिक का लेखा जोखा रखने वाले से अर्थात लिपिक से। अतः कायस्थ का समीकरण लिपिक से किया गया है। डॉक्टर राजबली पांडे ने कायस्थों को वर्णों और जातियों से अलग एक समुदाय के रूप में माना है, जो शासन कार्य में संलग्न रहता। डॉक्टर DC सरकार ने कर्ण को कायस्थ का पर्यायवाची माना है। वैसे कर्ण लोग ने केवल कुछ ही भागों में लेखन कार्य अपनाया था, किंतु कायस्थ लोग सर्वत्र लेखक का कार्य ही करते थे, सर्वत्र ही लेखक का कार्य करते थे। कालांतर में कायस्थ एक अलग जाति बन गई, जिसमें कारण भी सम्मिलित हो गए।
स्टील और दत्त ने कायस्थ को ब्राह्मण वर्ण की एक शाखा माना है, ब्राह्मण वर्ण की एक शाखा माना है जो शासन कार्य में संलग्न था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कायस्थों को क्षत्रिय माना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कायस्थों को क्षत्रिय माना। दत्त ने विवेचना करते हुए कहा है कि बंगाल में क्षत्रिय जाति के न होने के कारण कायस्थ जाति ही उस रूप में स्वीकार की गई। ब्राह्मण और कायस्थ दोनों समान संख्या में वहां हैं। डॉक्टर संकालिया ने कायस्थों को वैश्यों की उपजाति के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर घूरे का भी यह मत यही है। उनका कहना है कि कायस्थों का मुख्य पेशा लिखना था। डॉक्टर घूरे कहते हैं लिखना था। ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि कायस्थों का प्रधान व्यवसाय लेखन कार्य था, मतलब लेखक पद्धति में कायस्थों की लेखन दक्षता का उल्लेख मिलता है। उनके लिए कायस्थ मतलब कंठ विभूषण शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अष्टव्याकरण ध्येता के रूप में उनका समाज में आदर था। लेखन पर अपनी आजीविका चलाने के कारण उन्हें अक्षरोपजीवी भी कहा गया। डॉक्टर भंडारकर ने बंगाल के कायस्थों को गुजरात के नागर ब्राह्मणों से संबंधित किया, जो जाति संभवतः तिब्बत या मानस क्षेत्र से आई हुई थी। उनका संबंध विदेशी तत्वों से भी जोड़ा जाता है। मौर्य काल के बाद जब विदेशी भारत में आए तो उसी समय मिश्रण के रूप में कायस्थों का उद्भव हुआ। कालांतर में आकर फारसी और संस्कृत शब्द का काफी आदान प्रदान हुआ। फारसी शब्द छायास्थीन का प्रयोग शासक वर्ग क्षत्रिय के लिए हुआ, जो बाद में संस्कृत के कायस्थ शब्द के से संयुक्त हुआ और कायस्थ जाति मतलब क्षत्रिय जाति वैसे से संस्कृत की गई। पूर्व मध्य युग तक उनकी स्वतंत्र जाति बन गई थी। वे जाति के अंतर्गत कर लिए गए थे। बंगाल के गौड़ कायस्थों का उल्लेख मिलता है। ये गौड़ देसी कायस्थ बहुत सुंदर अक्षर लिखते थे, इसलिए वे मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे प्रदेशों में अभिलेख लेखन के लिए आमंत्रित किए जाते थे। चंदेल, चहमान, चेदी आदि शासकों के अभिलेखों में गौड़ कायस्थों का उल्लेख मिलता है। चंदेल शासक परमर्दी के लेख में उन्हें कायस्थ वंश के साथ उल्लेखित किया गया है। खुजराहो प्रशस्ति में उन्हें कर्ण अथवा करणिक कहा गया है, जो उसके संबंध को वैदिक और मौर्य युगीन सिद्ध करता है। जैसा कि इन शब्दों को लेकर विवेचन किया जा चुका है। चालुक्य सम्राट कुमारपाल के अधीनस्थ सामंत प्रताप सिंह के लिए नडोल और ननन दानपत्र पंडित महिपाल और महाछटपट महादेव ने लिखे थे। कलचूरी शासक प्रताप मल्ल के रत्नपुर अभिलेख का प्रतिराज नामक कायस्थ ने अभिलेखन किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि गौड़ कायस्थ सुंदर लिपक विद्वान और गुणी होते थे। गढ़वाल राजमिस्त्री सुरादित्य नामक कायस्थ सभी शास्त्रों में पारंगत था। दद्द नामक कायस्थ संस्कृत का विद्वान था। 13वीं सदी के प्रारंभ के प्रतिराज कायस्थ ने अपने को कर्ण समुदाय का ज्ञान ज्योति का सागर कहा है। ज्ञान ज्योति का सागर। धीरे धीरे कायस्थ जाति की विभिन्न शाखाएं हो गई, जो स्थान विशेष से प्रसिद्ध हुई। गौड़ प्रदेश के कायस्थ कहे गए। मथुरा के रहने वालों कायस्थ माथुर के नाम से विख्यात हुए। सारस्वत प्रदेश में निवास करने वाले कायस्थ वास्तव कहे गए। वे वास्तव्य वर्ग भी कहे गए। गढ़ वालों के समय में उन्हें ठक्कुर का पद प्राप्त था। कायस्थों की सक्सेना, वाल्भ या वल्लभ की भी श्रेणियां थी। भटनागर, सिन्हा, वर्मा आदि भी कायस्थ की शाखाएं थी। नगर में रहने वाले उद्भट कायस्थ कालांतर में भटनागर कहे गए। यह भी माना गया है कि भट्ट और नागर ब्राह्मणों के सम्मिलन से भटनागर कायस्थ हुए। विदेशी आक्रामक जाति शक की सेना का एक वर्ग बाद में सक्सेना कायस्थ के रूप में जाना गया। क्षत्रिय कर्म के से विरत होकर कार्य करने वाले वर्मा
कायस्थ कहे गए। क्षत्रिय कर्म से विरत होकर कार्य करने वाले वर्मा कायस्थ कहे गए, जिसमें महादेवी वर्मा आ जाती हैं। कायस्थों की ये श्रेणियां आज भी समाज में हैं। इस प्रकार ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हिंदू समाज में 12वीं सदी तक अनेकानेक जातियां हो गई, जो पेशे के साथ साथ आचार विचार में भी एक दूसरे से अलग थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जाति उच्च जाति निम्न पेशा अपनाने वाली जातियों से प्रायः अलग अलग रहती थी। शास्त्रकार विष्णु ने यह व्यवस्था दी है कि अगर इन 3 उच्च जातियों के सदस्य किसी बड़ई, लोहार, सुनार, गन्ने के रस या अन्य द्रव पदार्थ के व्यापारी, तेली, बुनकर, रंगरेज, वेद का कार्य करने वाले तथा धोबी से भोजन ग्रहण करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित स्वरूप तब करना पड़ता था। अंगीकार का भी कुछ विचार कुछ इसी प्रकार का है। उसके अनुसार धोबी, चमार, मछुए या वेद का कार्य करने वाले का स्पर्श नहीं करना चाहिए। निश्चय ही भेदभाव और उच्च निम्न की यह भावना समाज में कठोर रूप से व्याप्त थी। जाति भेद में कभी भी उदारता का लेश मात्र नहीं था। इन निम्न जातियों को न राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, न सामाजिक उत्सवों में वे न शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, न अपना पेशा परिवर्तित कर सकते थे। वे अपनी निम्न स्थितियों में भी रहने के लिए बाध्य थे। अपनी इच्छा और आकांक्षा को दबाकर वे पशुवत जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार हम लोगों ने डॉक्टर जयशंकर मिश्र द्वारा